देखिए, कल हमने जो क्लास में डिस्कस किया था, हमने डिस्कशन लॉसलेस लॉसी डिकम्पोजिशन, इसके ऊपर काफ़ी एग्जाम्पल हमने प्रैक्टिस किए थे और गेट के अंदर ऑलमोस्ट इस टाइप से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी है डिकम्पोजिशन की, जिसको हम बोलते हैं डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन। तो ये सेकंड पार्ट है जो कि डिकम्पोजिशन में इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ ध्यान रखना, कल हमने जो डिस्कशन किया था वो था कोई भी रिलेशन को हम दो रिलेशन में डिकम्पोज करते हैं और आफ्टर दैट जब उसको यूनियन की फॉर्म में हम जनरेट करते हैं तो हम ये चेक करेंगे बिफोर डिकम्पोजिशन और आफ्टर डिकम्पोजिशन दोनों के दोनों इक्वल है या नहीं है। अगर दोनों के दोनों इक्वल है तो वो लॉसलेस होगा, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो वो क्या होगा, लॉसी डिकम्पोजिशन होगा। फिर उसके बाद हमने देखा था लॉसलेस डिकम्पोजिशन के अंदर कंस्ट्रेंट होता है। पहली चीज R1 यूनियन R2 इक्वल टू R होना चाहिए, दैट इज अ वेरी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, R1 इंटरसेक्शन ऑफ R2, मतलब दो रिलेशन के बीच में इंटरसेक्शन हम करेंगे तो उसका जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो किसी न किसी रिलेशन का सुपर की होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल करेगी देन यू कैन से, क्या कहेंगे हम, कि वो लॉसलेस डिकम्पोजिशन है। अदरवाइज इन दोनों में से कोई भी वायलेशन होगा तो वो लॉसी डिकम्पोजिशन होगा। क्लियर है? ये हमने कल डिस्कशन किया था जिसमें हमने देखा था कि कौन से लॉसलेस होते हैं और कौन से लॉसी डिकम्पोजिशन होता है। क्लियर? अब आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन। कल जो हमने डिस्कशन किया था, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है डिकम्पोजिशन लॉसलेस है, वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो प्लीज ध्यान रखना, डिकम्पोजिशन अगर हम कर रहे हैं तो लॉसलेस एक एसेंशियल पार्ट है। अगर लॉसलेस है तो हम कहेंगे कि डिकम्पोजिशन जो है हमारा सही है, मतलब उसको हमने जो ब्रेक किया है वो सही है, उसमें लॉस नहीं हुआ। ठीक है, मगर डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन भी उसी टाइप का है, मगर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये है या नहीं है उससे डाटाबेस में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मतलब कल जो हमने किया था लॉसलेस और लॉसी, लॉसलेस है तो बेटर है, हमारा डाटाबेस अच्छा है, और अगर लॉसी है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन लॉस हो रही है। ठीक है, मगर आज जो हम करेंगे वो है डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन। इसका मतलब क्या है, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन के अंदर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर है तो वेल एंड गुड है। अगर ये है एक एडिशनल फीचर है, एक एडिशनल प्रॉपर्टी है, अगर ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूँ कि डेफिनेशन है क्या हमारी डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग की है। तो इसको हम सबसे पहले देखते हैं डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग होता क्या है। अभी तक हमने जो कल वाली क्लास में डिस्कशन किया था, लॉसलेस किसके ऊपर अप्लाई किया था, हम अप्लाई करते थे वहां पर ये चेक करते थे डाटा में कोई ना कोई डाटा तो हमारा मिस नहीं हो रहा। लॉसलेस के अंदर हम क्या करते थे कि कोई डाटा तो लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, मगर आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज की जो क्लास होगी उसमें जो डिस्कशन होगा वो क्या होगा कि यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसी तो लॉस नहीं हो रही है। ठीक है, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग के अंदर हम डाटा को ना देख के हम किसको देखेंगे, यहाँ पर हम फंक्शनल डिपेंडेंसी को ध्यान में देंगे। ठीक है, कैसे देंगे वो एक बार देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है हमारी सर। जी सर डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग केवल लॉसलेस पे अप्लाई करेंगे जो नहीं लॉसलेस नहीं होगा। नहीं, देखो ऐसा नहीं है कि लॉसलेस है तो ही डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग होगा, दोनों अलग अलग चीज है। मैं क्या कह रहा हूँ, लॉसलेस अगर है तो अच्छी बात है, वो एक एसेंशियल पार्ट था, उसका एक एडिशनल प्रॉपर्टी है डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। दैट इज नॉट ए एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ लॉसलेस एंड लॉसी, दैट इज द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ द डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के अंदर हमने तीन प्रॉपर्टी कल करी थी, सॉरी दो प्रॉपर्टी हमने कल ही थी, लॉसलेस और लॉसी, ये दो प्रॉपर्टी अलग थी। इसके अलावा तीसरी प्रॉपर्टी है डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन, इसका लॉसलेस से कोई लिंक नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि कल जो था वो एसेंशियल पार्ट था कि लॉसलेस है तो अच्छी बात है डाटाबेस के लिए, मगर डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी है तो और अच्छी बात है, मैं ये कह रहा हूं।
नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके सर। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर हम डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग को देखेंगे। अगर एक टेबल है आर हैविंग एफडी सेट एफ, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बस इसमें फोकस करना है। जो मैं पॉइंट बोलता जा रहा हूँ उसको ध्यान रखते जाना और उसी के हिसाब से हम इसको अप्लाई करेंगे। तो एक टेबल है आर जिसके अंदर एफडी सेट है एफ, उसको हमने डीकम्पोज किया, डीकम्पोज्ड इनटू टू टेबल्स, जैसे कल हमने किया था, बाय नेम R1 एंड R2 हैविंग FD set F1 and F2 respectively. So कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अभी तक एक रिलेशन है R जिसके अंदर कोई ना कोई F is the set of the FDs। एक रिलेशन है R, उसके अंदर नंबर ऑफ FDs होगा। प्लीज ध्यान रखना, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग में हम FD के ऊपर फोकस करेंगे, मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसी के ऊपर। ठीक है, एक रिलेशन है R, फंक्शनल डिपेंडेंसी के साथ एक सेट है, उसको हमने डिकम्पोज किया R1 एंड R2 में। तो इसका कोई FD सेट होगा F1, इसका दूसरे का कोई FD सेट होगा F2। ठीक है, तो R1 एक रिलेशन है तो ऑब्वियसली उसमें भी कोई ना कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी। R2 दूसरा रिलेशन है, उसके अंदर भी कोई ना कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी। तो अगर हम ये कहता है कि ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग कब होगा, जब हम इसको यूनियन करेंगे, F1 यूनियन ऑफ F2, इसका जो क्लोजर है वो अगर F प्लस के इक्वल आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है। कहने का मतलब है कि दो रिलेशन में हमने ब्रेक किया, दोनों रिलेशन के अंदर एक F1 सेट है, एक F2 सेट है, दोनों का यूनियन करेंगे। यूनियन किस तरह से करेंगे वो भी हम देखेंगे। यूनियन करने के बाद उसका क्लोजर निकालेंगे, अगर वो F प्लस के इक्वल आ गया है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन हो रहा है। और अगर ये इसके इक्वल नहीं आता, इसका मतलब है, जैसे कि कल भी हमने देखा था, अगर इक्वल आ जाता है तो लॉसलेस है, मगर वो रिलेशन के अंदर एट्रीब्यूट्स के ऊपर था। यहां पर हम अप्लाई कर रहे हैं रिलेशन के अंदर फंक्शनल डिपेंडेंसी। दोनों में डिफरेंस है। डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग कब चेक किसके ऊपर अप्लाई होगा, फंक्शनल डिपेंडेंसी के ऊपर। और जो कल हमने किया था वो था एट्रीब्यूट्स के ऊपर अप्लाई हो रहा था। एट्रीब्यूट से हम चेक कर रहे थे कि लॉसलेस है या लॉसी है। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी के ऊपर। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी अगर हमारी रिमूव हो जाती है कहीं ना कहीं, मतलब रिमूव इन द सेंस ऐसे रिमूव नहीं करना है, हमें क्लोजर निकालना है। कैसे निकालेंगे वो अभी मैं समझाऊंगा, मैं अभी बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों जो फंक्शनल डिपेंडेंसी को आपने ब्रेक किया R1 और R2 की फॉर्म में, जिसका F1 एंड F2 है, दोनों का यूनियन करेंगे। यूनियन करने के बाद जो क्लोजर निकालेंगे, क्लोजर निकालने के बाद इक्वल टू F प्लस के अगर आ जाता है तो हम कहेंगे कि डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग सेटिस्फाई हो रही है। अगर वो इक्वल नहीं आता तो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं हो रही। अभी एग्जांपल से समझ लेते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो एग्जांपल है, जैसे कि मान के चलो एक रिलेशन दे रखा है R, उसके अंदर तीन एट्रीब्यूट है A B C और तीन ही फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है, A टेंड्स टू B, B टेंड्स टू C और C टेंड्स टू A। ठीक है जी, अब यहाँ पर दो रिलेशन में इसने ब्रेक किया। R1 नाम से एक रिलेशन ब्रेक किया AB, दूसरा रिलेशन है R2 जिसके अंदर है इसने ब्रेक किया BC। तो यहाँ पर दो रिलेशन में यहाँ पर हम ब्रेक कर रहे हैं दो रिलेशन के अंदर। तो दोनों रिलेशन के अंदर यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है या नहीं है। मीन्स R एक रिलेशन था जिसके अंदर तीन एट्रीब्यूट थे और ये एक F सेट दे रखा है। ये क्या है, बेसिकली F इज द फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट ऑफ द R। तो R1 एक रिलेशन है जिसके अंदर दो एट्रीब्यूट दे रखे हैं, R2 एक रिलेशन है जिसके अंदर दो एट्रीब्यूट दे रखे हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, फंक्शनल डिपेंडेंसी को जनरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस वन। कैसे जनरेट करेंगे, ध्यान रखना, इस रिलेशन के अंदर फंक्शनल डिपेंडेंसी दी नहीं होगी, आपको निकालनी होगी। वो निकालेंगे कैसे, वो निकालेंगे हम
इस रिलेशन के अंदर जो एट्रीब्यूट दे रखे हैं, एट्रीब्यूट क्या दे रखे हैं, R1 के अंदर एट्रीब्यूट दिया हुआ है A एंड B। तो R1 के अंदर दो एट्रीब्यूट दे रखे हैं, तो हर एक रिलेशन के अंदर नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी। जो भी आप ब्रेक कर रहे हो, ब्रेक करने के बाद आप जो चेक करोगे नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी का ही सेट होगा। कहने का मतलब यहाँ पर दो एट्रीब्यूट है, तो दोनों एट्रीब्यूट के लिए ए डिराइव करेगा कुछ ना कुछ और बी डिराइव करेगा। तो ए क्या डिराइव कर सकता है, बी को डिराइव कर सकता है, और बी क्या डिराइव कर सकता है, ए को डिराइव कर सकता है। देखिए यहाँ पर दो एट्रीब्यूट है, तो दोनों एट्रीब्यूट का क्लोजर निकालेंगे हम। मतलब यहाँ पर पहले सिंगल सिंगल का पेयर लेंगे, फिर डबल डबल का पेयर लेंगे। तो यहाँ पर डबल का पेयर तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, ए बी टेंड्स टू, या तो वो ए होगा या बी होगा, सी तो हो ही नहीं सकता। सी क्यों नहीं हो सकता, सी इज नॉट द पार्ट ऑफ R1, सो दैट्स व्हाई ए बी को हम नहीं इंक्लूड करेंगे। मतलब इसको दोनों को मर्ज करके हम लेफ्ट हैंड साइड में नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड में अगर दोनों को यूज कर लिया लेफ्ट हैंड साइड में, और नॉन ट्रिवल होना चाहिए। नॉन ट्रिवल का मतलब है कि कोई भी कॉमन पार्ट नहीं होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अंदर। तो यहाँ पर ए बी अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया, तो राइट हैंड साइड में क्या बच जाएगा, सिर्फ फाई बच जाएगा। ठीक है, सिर्फ पाई बच जाएगा। तो पाई तो हो ही नहीं सकता, नॉन ट्रिवल तो क्या होता है, दोनों का जो है इंटरसेक्शन नल के इक्वल आना चाहिए, मगर नल और नल दोनों तरफ है ही, बाय डिफॉल्ट भी नल होता है। तो नल इंटरसेक्शन आ रहा है यहाँ पर, ये नॉन ट्रिवल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है जी। अब इन दोनों में से हो सकती है, अब वो कैसे पता चलेगा ये दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, वो ऐसे पता चलेगा, ए का क्लोजर हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर ए का क्लोजर, ए टेंड्स टू बी कब होगा, जब ए के क्लोजर में बी आ जाएगा। तो वो कैसे पता चलेगा, यहाँ पर देखो ए का क्लोजर निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज एफ सेट। एफ सेट के अंदर से हम ए का क्लोजर निकालेंगे, तो क्या निकल के आ रहा है, ए तो है ही है, ए टेंड्स टू बी है तो बी भी आ जाएगा, बी टेंड्स टू सी है तो सी भी आ जाएगा। कहने का मतलब है सी तो हम लिख ही नहीं सकते राइट हैंड साइड में, क्योंकि सी इज नॉट द पार्ट ऑफ R1। सो ए टेंड्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, बी। फिर हम बी टेंड्स टू ए चेक करेंगे, ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। हमने पहले तो क्या चेक करना है, पॉसिबिलिटी, कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। दो एट्रीब्यूट थे, तो दोनों एट्रीब्यूट में हमने 1-1 का पेयर लिया, ए टेंड्स टू किया, बी टेंड्स टू किया। तो ए टेंड्स टू करते हैं तो बी हो जाएगा, बी टेंड्स टू करते हैं तो ए हो जाएगा, क्योंकि नॉन ट्रिवल फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए। फिर हम देख रहे हैं ए टेंड्स टू बी एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। वो कैसे पता चलेगा, ए का क्लोजर निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑफ एफ। ठीक है जी। तो ए का क्लोजर निकाला तो उसमें क्या निकल के आ गया, ए बी सी। तो ए टेंड्स टू बी एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ ए के क्लोजर में ए बी सी मतलब बी पार्ट आया हुआ है, तो ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। फिर हम देखते हैं बी के क्लोजर को निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ अगेन एफ सेट से। तो यहाँ पर बी का क्लोजर में बी आ गया, जस्ट बिकॉज ऑफ बी, बी टेंड्स टू क्या है, सी आ जाएगा, और सी टेंड्स टू ए है तो ए आ जाएगा। तो बी के क्लोजर में ए आया हुआ है, बिल्कुल आया हुआ है, तो बी टेंड्स टू ए भी एग्जिस्ट करेगा। अभी तक कोई डाउट किसी को, मैंने एक ही चीज को 2 बार बताया इसीलिए कि दिक्कत ना आए। सर ये जो बी टेंड्स टू ए है सेकंड वाली, वो जो ओरिजिनल आर है उसमें तो है ही नहीं, इसमें कैसे है सर? ओरिजिनल आर है उसमें है नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट समझना है। आपको ये नहीं समझना कि ये ओरिजिनल आर में क्यों नहीं है फंक्शनल डिपेंडेंसी। अगर आपको क्लोजर आता है ना, तो कभी भी ये क्वेश्चन नहीं आएगा। बी क्लोजर यहाँ पर डजंट मैटर कि यहाँ पर ये चीज एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। इक्विवेलेंट, इक्वालिटी मैंने कराई थी, इक्वालिटी ऑफ टू सेट्स, टू एफडीज। उसका मतलब क्या था, इक्वालिटी ऑफ टू एफडी। इक्वालिटी ऑफ टू एफडी का मतलब क्या था, दो एफडी अलग अलग दिखती थी, दो सेट का एफडी जी और एफ लिया था हमने। जी के अंदर 5 एफडी थी और एफ के अंदर 4 एफडी थी, फिर भी ये दोनों इक्विवेलेंट होते थे। कैसे चेक किया था, जी के हर एक पेयर को चेक किया, उसका लेफ्ट हैंड साइड के क्लोजर को निकाला विद द हेल्प ऑफ दिस वन। सेम हियर एफ के हर एक एफडी को चेक किया, उसके लेफ्ट हैंड साइड को उठाया और क्लोजर निकाला विद द हेल्प ऑफ जी। अगर वो इक्वल आ रहे हैं, दोनों कवर कर रहे हैं, तो हम कह देते थे जी इक्वल टू एफ हो गया। कहते थे या नहीं कहते थे,
यस सर। तो ये तो होना ही नहीं चाहिए आपके हिसाब से तो, कि सर यहाँ तो 3 एफडी है, 5 एफडी कैसे इक्वल हो सकती है इसके? इक्वलिटी का मतलब है कि दिखने में कुछ भी हो, क्लोजर में वो पार्ट आना चाहिए। बी के क्लोजर में ए आया हुआ है या नहीं आया हुआ? बी टेंस टू सी, सी टेंस टू ए। अगर मैं यहाँ पर लिख दूंगा बी टेंस टू ए ऑल्सो, तो ये रिडंडेंट नहीं हो जाएगा, रिडंडेंसी नहीं आ जाएगी यहाँ पर। कल हमने करा था यस सर। मिनिमल कवर, ठीक है? तो बी के क्लोजर में अगर ए आया हुआ है, so there is not any problem, b tends to a also present here but not seen। ये दिख नहीं रहा, इन दोनों को मिलाएंगे ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो b tends to a आ रहा है। ठीक है डियर, क्लियर है मानिक? यस सर, ओके सर। और कोई डाउट किसी का प्लीज हो तो बताइए, नहीं तो चलते हैं आगे। ठीक है जी, अब देखिए R2 के लिए भी हम ये चेक करेंगे, यहाँ पर कितने एट्रीब्यूट आए हुए हैं? 2 एट्रीब्यूट आए हुए हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल सिंगल लेंगे हम, B और C। B टेंस टू समथिंग होगा और C टेंस टू समथिंग होगा। समथिंग मीन्स कुछ भी हो सकता है, मगर वो किसका सेट है? R2 का। R2 का है तो इसके अंदर 2 एट्रीब्यूट है, तो B टेंस टू क्या हो सकता है? नॉन ट्रिवल में C होगा और C टेंस टू B होगा। आई थिंक ये डाउट क्लियर होगा, जनरेट कैसे हो रही है पता चल गया होगा। ठीक है जी, अब हमें चेक करना है बी टेंस टू सी एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। कैसे चेक करेंगे? बी का क्लोजर निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ एफ। ठीक है, तो बी का क्लोजर निकाला तो उसमें क्या आ गया? बी, सी और ए। तो बी टेंस टू सी एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल करेगा, ये करेक्ट है। ठीक है, फिर सी का क्लोजर निकालेंगे हम विद द हेल्प ऑफ दीज एफडीज। तो सी के क्लोजर में क्या आ जाएगा? सी आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ सी। सी टेंस टू ए है तो ए आ जाएगा, और ए टेंस बी है तो बी भी आ जाएगा। ठीक है जी, तो सी टेंस टू बी भी हमारा एग्जिस्ट करेगा। तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी अभी तक। अभी तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक है, वेरी गुड। तो अब 2 रिलेशन थे हमारे, दोनों रिलेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा क्या बन चुका है? हमारे पास ये आ चुके हैं, एक तो ये आ चुका है हमारा, 2 एफडी यहाँ पर आ चुकी है और 2 एफडी यहाँ आ गई है। ठीक है, अब इन दोनों एफडी को, अब ये इसको मैं कह देता हूँ ये F1 है और इसको मैं बोल देता हूँ F2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? F1 यूनियन F2 का क्लोजर, ठीक है, इक्वल टू किसके आना चाहिए? F क्लोजर के। कहने का मतलब है दोनों को हमने मर्ज किया। अब इसको चेक करो, कैसे चेक करेंगे हम? बहुत ही सिंपल सा तरीका बताऊंगा मैं अभी। देखो, इस पूरे को चारों को एक ही सेट के अंदर लिख लो, या मैं अभी दिखा देता हूं कैसे हम समझेंगे इसको। ए टेंस टू बी है, डायरेक्ट जो एफडी मैच कर रही है उसको देखो। हमें क्या चेक करना है? ये वाला दोनों का यूनियन एफ के इक्वल होना चाहिए। तो ए टेंस टू बी है, यहाँ पर ऊपर देखो ए टेंस टू बी कहीं पर आया हुआ है? बिल्कुल आया हुआ है, तो इसको आप हटा दो। कहने का मतलब है ये इससे मैच कर गया। ये बात समझ में आ गई है आप लोगों को? ए टेंस टू बी। फिर बी टेंस टू सी यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर कहीं बी टेंस टू सी है? बिल्कुल है, तो ये भी हमारा मैच कर गया। ठीक है जी, अब उसके बाद है सी टेंस टू ए। सी टेंस टू ए, अब यहाँ पर देखो सी का क्लोजर निकालो। सी टेंस टू ए डायरेक्टली नहीं आया हुआ, मगर डायरेक्टली जब कभी भी ना आए तो सी का क्लोजर यहाँ पर क्या देखना है? सी टेंस टू ए एग्जिस्ट कर रहा है, सी टेंस टू ए एफ के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। हम इक्विवेलेंट चेक कर रहे हैं, तो सी टेंस टू ए हमारा एफ के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम चेक करेंगे इन दोनों के अंदर सी टेंस टू ए एग्जिस्ट करना चाहिए, मगर डायरेक्टली तो हमें नहीं दिख रहा। अगर डायरेक्टली नहीं दिख रहा तो हम क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड का क्लोजर निकालेंगे। किसमें से निकालेंगे हम? R1 यूनियन R2 में। तो सी टेंस टू यहाँ पर क्या आया हुआ है? सी टेंस टू बी, तो सी बी आ गया। सी तो आएगा ही आएगा, सी टेंस टू बी है तो बी भी आ जाएगा। फिर बी टेंस टू ए है तो ए भी आ गया। बात समझ में आ रही है? तो सी टेंस टू ए हमारा एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है। बात समझ में आ गई है? यस सर। ठीक है जी, गुड। सो यहाँ पर तीनों एफडी इसके
यूनियन के बाद हमारी एग्जिस्ट कर रही है, तो हम क्या कह देंगे? हम ये कहेंगे कि ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग को डिकम्पोजिशन है। दैट इज द डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन। अगर मान के चलो यहां पर ये दोनों तो एग्जिस्ट करता, मगर ये तीसरा नहीं एग्जिस्ट करता, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब है क्लोजर के बाद भी, क्लोजर के बाद भी ये एग्जिस्ट नहीं करता, सिंपली यू से दैट इज नॉट होल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। डायरेक्टली आप कह देते हैं कि डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग को होल्ड नहीं कर रहा है। सर जी सर जैसे आपने सी क्लोजर निकाला ना, हाँ जी, तो ये सी क्लोजर आपने R1 और R2 में से जिनको आपने ऊपर से कैंसिल नहीं किया, उन दोनों डिपेंडेंसी से निकाला, सी से बी और बी से ए से। जरूरी नहीं है, इससे भी निकाल सकते हो, ये तो मैं समझाने के लिए किया था। ये ओके, निकाल एग्जिस्ट सकते कर हैं रहा ना है, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं चारों के चारों, ओके सर। चारों से निकलेगा। जरूरी नहीं है, ये काटना नहीं है, काटना मतलब मैं मैच करवा रहा था बस। यहाँ पर ये काटना नहीं है, मतलब ये एग्जिस्ट करेंगे, चारों के चारों एग्जिस्ट करेंगे, चारों से सी का क्लोजर निकलेगा। सर हाँ जी, सर अगर बाय चांस हमें क्वेश्चन में A टेंड्स टू B और B टेंड्स टू C दे रखा होता, और फिर ये पूछते कि हम अगर दो रिलेशन में इसको तोड़े A B में और B C में, हाँ तो क्या ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग होगा? तब तो हम बोल सकते हैं ना सर। दोबारा पूछो क्वेश्चन, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा लंबा हो गया। कि अगर क्वेश्चन में हमारे को ये दे रखा होता है कि A टेंड्स टू B और B टेंड्स, मतलब क्वेश्चन हमारे को रिलेशन दे रखा होता है ABC, A टेंड्स टू B और B टेंड्स टू C, सर रिलेशन C। ABC होता है हमारे पे, ठीक है, और उसको हम दो में तोड़ते AB और BC में, हाँ तो सर फिर अगर वो पूछता कि ये लॉसलेस है, लॉसलेस तो है सर हमारा ये, हाँ ठीक है, और फिर पूछता डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी तो आ ही रहा है ना सर। हाँ, वो चेक कर लो ना, बिल्कुल। A टेंड्स टू B और B टेंड्स टू A एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? A का क्लोजर, ये A टेंड्स टू B तो डायरेक्टली है, B के क्लोजर में A आया हुआ है या नहीं हुआ? नहीं आया हुआ, तो ये हट जाएगा। ये समझ रहे हो ना, B टेंड्स टू A हट जाएगा यहाँ से। हाँ जी, ठीक है जी। अब यहाँ पर B टेंड्स टू C और C टेंड्स टू B दो हो सकते हैं। B टेंड्स टू C तो डायरेक्टली आया हुआ है, C का क्लोजर निकाल लो, C का क्लोजर में C आया हुआ है, तो ये हट जाएगा। समझ गए? हाँ जी, ठीक है। तो अब यहाँ चेक कर लो, ये R1 है और ये R2 है, दोनों का यूनियन कर दो। यूनियन करने के बाद ये A टेंड्स टू B डायरेक्टली मैच कर रहा है, B टेंड्स टू D डायरेक्टली मैच कर रहा है, तो बस ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है, और लॉसलेस तो है ही, तो दोनों है ये। ओके सर, यही पूछना था सर। वो आपने एक एग्जांपल में हटवाया ना कि C टेंड्स टू A, तब बोल रहा था कौन से एग्जाम्पल में? ये तो आपने अभी कराया था। C टेंड्स टू A हटवाया कहाँ है? मैं ये कह रहा था C टेंड्स टू A यहाँ पर डायरेक्टली एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मगर C का क्लोजर निकालेंगे तो उसमें A आया हुआ है, तो ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, मैं ये कह रहा था। दैट्स व्हाई डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन हुआ है। ओके सर, ठीक है, ठीक है सर, समझ गया, मैं समझ गया। एक्चुअली है ना, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कई बार क्या होता है कि चीजें मैं जैसे बता रहा हूँ, तो उसमें से कोई एक पॉइंट अगर आपने स्किप कर दिया और आपका ध्यान कहीं और चला गया, होता है, मतलब सभी का होता है, मतलब मैं भी स्टूडेंट था तब भी यही होता था कई बार, तो उसमें ना गलती होने के चांस रहते हैं, तो थोड़ा फोकस जो है ना, मतलब उसी में करा करो। वैसे मैं हर चीज को दो बार रिपीट इसलिए करता हूँ कि एक बार नहीं सुना कोई बात नहीं, दूसरी बार सुन ले, सबके लिए, मतलब सबके साथ है ये चीज। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। गेट के क्वेश्चन में आपका कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आएगा, पहले एक बार मैं और एग्जांपल करा देता हूँ, फिर गेट का क्वेश्चन करेंगे हम इसके बाद। ठीक है, तो अभी ये छोटा सा एग्जांपल लिया था डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग का, अब थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं एग्जांपल, जिससे कि ज्यादा और स्टेप क्लियर हो जाएंगे आपके। देखो, एक रिलेशन है R, उसके अंदर 4 एट्रीब्यूट है A B C D, और फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है A B डिराइव C D और D डिराइव A। रिलेशन दे रखा है, उसके अंदर एक रिलेशन है R1 AD है, और दूसरा रिलेशन है R2 जिसके अंदर B C D है। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है या नहीं है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे? पहली चीज तो A टेंड्स टू D और D टेंड्स टू A एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, वो चेक करेंगे।
तो डायरेक्टली डी टेंड्स टू ए तो है, यहाँ पर आपको दिख रहा है डायरेक्टली वाला जो है उसको तो आपको एज इट इज रखना है, उसको काटना नहीं है। अब ए टेंड्स टू डी डायरेक्टली नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ए का क्लोजर निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे, ऊपर वाले से, यहाँ से। तो ए के क्लोजर में क्या आ गया डियर, ए के क्लोजर में ओनली ए आ गया, ये तो आएगा ही आएगा, और उसके अलावा कुछ नहीं आ रहा, तो ए टेंड्स टू डी एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा। ठीक है डियर, ये समझ में आ गया पॉइंट, ये समझ में आ गया सभी को? यस सर, यस सर। गुड। अब देखो यहाँ पर 3 एट्रीब्यूट आ गए हैं, क्योंकि ऐसा कॉम्बिनेशन भी आ सकता है कि रिलेशन को जो ब्रेक कर रहे हो आप उसके अंदर मोर देन 2 एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं एक रिलेशन में। तो कैसे होगा ये, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाएंगे बी सी डी, पहले तो सिंगल सिंगल के होंगे, फिर बी सी सी डी बी डी, फिर 3 का होगा, मगर 3 का तो हो ही नहीं सकता, टेंस टू 5 हो जाएगा, वो तो होगा ही नहीं। तो बी टेंस टू क्या होगा आपका, बी टेंस टू सी डी हो सकता है, सी टेंस टू बी डी हो सकता है, डी टेंस टू बी सी हो सकता है। ठीक है, और भी हो सकते हैं कॉम्बिनेशन, और हो सकते हैं बी टेंस टू सी, बी टेंस टू डी, सी टेंस टू बी, सी टेंस टू डी, सी टेंस टू डी टेंस टू बी, और डी टेंस टू सी, ये भी हो सकते हैं। बी सी टेंस टू डी, सी डी टेंस टू बी, बी डी टेंस टू सी, एक कॉम्बिनेशन बनेंगे, और भी बन सकते हैं नॉन ट्रिवियल के, नॉन ट्रिवियल के और कौन से बनेंगे, बस यही बनेंगे सर। ठीक है जी। तो देखो डी टेंस टू ए, यहाँ पर है, ये तो ए तो इसका पार्ट ही नहीं है R2 का, ठीक है ना, तो इसमें तो हमारा होगा ही नहीं। तो यहाँ पर बी का क्लोजर निकालो, बी का क्लोजर में सी आया हुआ है, नहीं आया हुआ, ऊपर वाले में देखो एफ वाले में, ठीक है। बी टेंस टू डी है, तो बी के क्लोजर में डी आया हुआ है, नहीं आया हुआ। सी टेंस टू बी, सी का क्लोजर में सी आएगा, सी के क्लोजर में डी नहीं आएगा, डी के क्लोजर में बी, डी के क्लोजर में बी आएगा, नहीं आएगा, डी के क्लोजर में सी नहीं आएगा, ये सारी की सारी कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, अब बी का क्लोजर निकालो, बी के क्लोजर में सी डी आया हुआ है, नहीं आएगा, ऊपर से देखते जाओ बस। सी के क्लोजर में बी डी नहीं आएगा, डी के क्लोजर में बी सी नहीं आएगा, बी सी क्लोजर में डी, बी सी के क्लोजर में डी आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा। सी डी के क्लोजर में बी नहीं आएगा, बी डी के क्लोजर में सी आ जाएगा। ये ठीक है, ये समझ में आ गया? यस यस सर। सर। ठीक है जी, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, ये वाला पार्ट सिर्फ जो एग्जिस्ट करेगा वो लिख रहा हूं, बी डी टेंस टू सी, यहां पर आ गया, और यहां पर आ जाएगा आपका डी टेंस टू ए, ठीक है, सिर्फ ये एग्जिस्ट करेगा। अब हम देखते हैं, क्या हमें देखना है दोनों का यूनियन, इन दोनों को कवर कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखिए डी टेंस टू ए डायरेक्टली आया हुआ है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब ए बी टेंस टू सी डी डायरेक्टली नहीं है, तो ए बी का क्लोजर निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ R1 यूनियन R2, मतलब R1 का सेट और R2 का सेट। तो ए बी का क्लोजर हम निकालेंगे, तो ए बी के साथ ए बी तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब इसके अलावा डी के साथ डी होना चाहिए, मगर डी तो नहीं है, तो यहाँ पर ए बी का क्लोजर सिर्फ ए बी आएगा, तो इस प्रॉपर्टी को, इस एफ डी को ये कवर नहीं कर रहा है,
तो ये कवर नहीं कर रहा, तो ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं है। नहीं है, ठीक है ना, ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन नहीं है। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? एक और बार बताना है वाला। देखो डियर, मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको क्या करना है, ये तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। R1 के अंदर AD है, तो इसके अंदर ये वाली FD एग्जिस्ट करेगी। R2 के अंदर BCD था, तो उसमें काफी सारे कॉम्बिनेशन बने थे। आफ्टर कॉम्बिनेशन हमने फाइंड आउट किया कि BD टेंड्स टू C एग्जिस्ट हमारा करेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम चेक कर रहे हैं, ये एक F1 सेट है और ये एक F2 सेट है, दोनों का यूनियन करते हैं हम। यूनियन करने का मतलब है कि यहाँ पर हम ये चेक करेंगे, ये F का सेट है, क्या F1 यूनियन ऑफ F2, F1 यूनियन ऑफ F2 का क्लोजर क्या आपके F क्लोजर के इक्वल है या नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को हम यूनियन करेंगे, दोनों को रख लेंगे, एक सेट बन जाएगा, उसका क्लोजर निकालेंगे हम। क्लोजर निकालने का मतलब डायरेक्टली आप देखो, कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी एज इट इज मैच करती है, जैसे कि D टेंड्स टू A, ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो इसको हमने रब कर दिया, मतलब ये तो एग्जिस्ट कर रहा है। अब उसके बाद देखते हैं हम AB टेंड्स टू CD एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा F1 यूनियन F2 के अंदर। ये एग्जिस्ट डायरेक्टली नहीं कर रहा, तो इस केस में हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है उसका क्लोजर निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया हुआ है आपका AB, तो AB का क्लोजर निकालेंगे कहाँ से, F1 यूनियन F2 से, ठीक है। तो AB का क्लोजर निकाला, तो जिसका भी क्लोजर निकालते हैं पहले तो वही आता है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे A या B या दोनों का कॉम्बिनेशन कहीं आया हुआ है, D टेंड्स टू A है, तो D तो हमारे क्लोजर में नहीं है। BD टेंड्स टू C है, तो B तो है मगर D नहीं है, तो हम इसको भी नहीं ले सकते। तो कहने का मतलब है AB के क्लोजर में सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, AB आएगा, ठीक है। तो राइट हैंड साइड वाला पार्ट नहीं आ रहा AB के क्लोजर में, तो इसका मतलब है ये इनडायरेक्टली B इसको होल्ड नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं है, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल होते, मतलब ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट क्लोजर में आ जाता है AB के, तो हम कह देते कि ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है, ठीक है डियर। जिसका भी डाउट था हो गया क्लियर? यस सर। ओके, सो बेसिकली अब एक आध गेट का क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, एक मिनट बस। गेट का क्वेश्चन आपका जो आया हुआ है एज इट इज वही क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं, जिससे कि आपके डाउट ना रहे इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का। एक मिनट मैं लिख देता हूँ। एक बात पूछनी थी आपसे। पूछो। जैसे एक कॉमन, जैसे पहले वाले एग्जांपल में हमने C टेंड्स टू A दिया था सर, वो अगर दोनों रिलेशन में वो हो रही है, मतलब सर सेटिस्फाई दोनों रिलेशन में सेटिस्फाई हो रही है। एक मिनट रुको, आपका क्वेश्चन मैं लिखूंगा तब ज्यादा मेरे को क्लियर होगा, ठीक है, क्योंकि कई बार आप जो बोलना चाह रहे हो और वो मैं ना समझ पाऊँ उस तरह से, मैं लिखूंगा तभी ज्यादा अच्छे से समझ पाऊंगा। एक मिनट रुको बस। क्वेश्चन मैं बस नेट पे डाल रहा हूँ जो कि आपको दे पाऊँ। ये देखो, हाँ पहले आपका ही क्वेश्चन ले लेते हैं। आशीष शायद आप पूछ रहे थे या वासु पूछ रहे थे, कोई पूछ रहा था। सर मैं पूछा। हाँ वासु बताइए। सर मैं कह रहा था, क्वेश्चन तो सर कुछ नहीं है सर, मैं पूछा था कि जैसे एक FD है, दो रिलेशन में सेटिस्फाई हो रही है। हाँ बोलते जाओ। सर वो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग कर दे होगी ना फिर वो? दो रिलेशन के अंदर एक FD
सेटिस्फाई हो रही है। जैसे जैसे आपने सी टेंस टू ए पिछली वाली जो दिखाए थे आपने क्वेश्चन दिया था सबसे पहले क्वेश्चन सी टेंस टू ए वाला, हाँ उसमें सर वो दोनों में रिलेशन में सेटिस्फाई कर दी थी ना वो। हाँ, कोई इशू नहीं है डियर। वो देखो यूनियन का मतलब क्या होता है, आप ये बताओ ना। एक सेट है 1 2 3 जिसमें 3 एलिमेंट है, दूसरा सेट है 3 4 5। जब आप ए यूनियन बी करोगे, दोनों के अंदर 3 3 है, मगर ये 1 टाइम लिखा जाता है। ये तो मतलब होता है यूनियन का। ठीक है, अगर दोनों रिलेशन के अंदर है तो कोई बात नहीं, दोनों में है तो भी 1 टाइम ही काउंट होगा वो, चाहे वो R1 से ले लो या R2 से ले लो। बस सही पूछा था। ठीक है बस सर। ये आंसर ही यूनियन के अंदर ही है वो आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ गेट का। गेट में आया हुआ है, कौन से ईयर में आया हुआ है वो नहीं लिख रखा है, वो देख लेना आप, मगर है ये गेट का क्वेश्चन। इसमें 4 एट्रीब्यूट दे रखे हैं एक रिलेशनल अलजेब्रा में। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक रिलेशन है जिसके अंदर 4 एट्रीब्यूट है A B C D, और इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है A टेंड्स टू B, A टेंड्स टू B, B टेंड्स टू C, C टेंड्स टू D एंड D टेंड्स टू B। ठीक है जी, ये 4 फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है। इन चारों फंक्शनल डिपेंडेंसी में डिकम्पोजिशन भी गिवन है कि डिकम्पोज किया है इसको, डिकम्पोजिशन इनटू क्या क्या है डिकम्पोजिशन में, ए बी बी सी बी डी। यहाँ पर 3 में डिकम्पोज किया है, ए बी बी सी एंड बी डी। ठीक है जी, अब ये कहता है 4 ऑप्शन दिए हैं, वही 4 ऑप्शन क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन बना दिया इसने लॉसलेस और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग का। क्या कहा इसने कि ये लॉसलेस है एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, नॉट लॉसलेस बट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। ठीक है, इस तरह से मतलब कॉम्बिनेशन बना दिए, समझ गए होंगे आई थिंक। लॉसलेस है बट नॉट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जरूर आएगा। और नाइदर लॉसलेस नॉर डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। ठीक है, तो ये ऑप्शन बना दिया इसने। तो इसका आंसर क्या होगा, एक बार चेक कर लो, दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन भी बड़ा है, मतलब 3 रिलेशन में तोड़ रखा है। ठीक है, तो दोनों कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। वासु कुछ पूछना चाह रहे हो? सर ए। ये आएगा इसका आंसर। मतलब ये लॉसलेस भी है और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग दोनों को होल्ड कर रहा है। किसने आंसर दिया, वासु या आशीष, किसने दिया है? अगर आपको ये इस तरह के एग्जाम्पल क्लियर हो रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की।
ये डायरेक्टली मैंने गेट का क्वेश्चन ही लिखा है, कंसेप्ट हमें वही लगाना है, याद नहीं करना चीजों को, समझना है बस। Yes, sir. A. वेरी गुड, ए ही इसका आंसर करेक्ट है। बहुत बढ़िया। ये है गेट 2008 का क्वेश्चन है जो अभी को पता लगा है, गेट 2008 का क्वेश्चन है। एक रिसेंट क्वेश्चन भी कर लेते हैं क्योंकि गेट 2008 तो काफ़ी पुराना हो गया, अभी रिसेंट क्वेश्चन जो आया था उसको भी देख लेते हैं। जिसने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं करा है वो भी जल्दी से इसको खत्म करे करके। गेट 2021 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसके अंदर भी इस टाइप से आया हुआ है क्वेश्चन। ये थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, फिर भी मैं लिख देता हूँ। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन बना रखा है इसमें। चलो कोई नहीं, हमें तो प्रैक्टिस करनी है, तो चीज़ें हमें आनी चाहिए सारी की सारी। देखो ये अगर आप क्वेश्चन कर लेते हो जल्दी तो बहुत बड़ी बात है, ये बड़ा क्वेश्चन है। देखो कैसे बनाया हुआ है इसने, एक रिलेशन है जिसमें 8 एट्रीब्यूट है। ये गेट 2021 रिसेंट क्वेश्चन है पिछले साल का। पी क्यू एस टी एक्स वाई जेड डब्ल्यू, 8 एट्रीब्यूट है, ठीक है। फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है पी क्यू टेंस टू एक्स, पी टेंस टू वाई, वाई एक्स, क्यू टेंस टू वाई एंड वाई टेंस टू जेड। ये 4 फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है। उसके बाद ये कहा इसने कि यहाँ पर 2 डिकम्पोजिशन स्कीम बनाई इसने। क्या क्या, एक D1 नाम से, एक D2, डिकम्पोजिशन 1, डिकम्पोजिशन 2। उसका जो रिलेशन था उसमें दिया इसने, उसको आपको समझना है। पी क्यू एस टी पी टी एक्स, समझ के करना थोड़ा सा ये, क्यू वाई वाई जेड डब्ल्यू। दूसरा रिलेशन दिया इसने D2 डिकम्पोजिशन पी क्यू एस टी एक्स क्यू वाई एंड वाई जेड डब्ल्यू। ठीक है, तो इसके बाद इसने कहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन है D1 इज लॉसलेस एंड D2 इज लॉसी। दूसरा D1 इज लॉसलेस बट, नहीं यार कॉम्बिनेशन जो है ये बनाया, D1 is lossy and D2 is lossless. C, both D1 and
D2 आर लॉसलेस, और डी ऑप्शन बनाया बोथ D1 एंड D2 आर लॉसलेस। क्वेश्चन को समझो और फिर इसको ट्राई करो कैसे होगा ये। सर डी। आंसर बताया डियर। डी। डी फॉर डॉग। यस सर। बोथ D1 एंड D2 आर lossy। यस सर। चलो देखते हैं अभी, और बाकियों का आंसर आने दो फिर मैं बताता हूँ। सर ए। ए किसने बताया? ए दीपांजलि। सर मैंने। सुमन। चलो देखते हैं, ए भी सर ए। ए किसने बताया अभी? सर अरविंद। अरविंद। ठीक है, सुमन और अरविंद का ये है, और डी आया है आई थिंक आशीष का। करें डिस्कस क्या करेक्ट है इसका? सुधीर राठौर ने भी ए बताया, वासु ने भी ए बताया। अच्छा, ये पिछले क्वेश्चन में आंसर दे सकते शायद सुधीर और वासु ने। आस्था ने आंसर दिया है ए।
चलो चेक करते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है सबसे पहले, दीपांजलि शर्मा ने भी ए बताया है। चलो गुड। तो आई थिंक एक ही आंसर आया था जो गलत था, क्योंकि मेजोरिटी पे तो ही इलेक्शन जीते जाते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका? ए ही होगा। करेक्ट आंसर है ए। तो आई थिंक सभी ने जो दिया है, सभी ने आंसर करेक्ट दिया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसने थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को घुमा दिया, डीकम्पोजिशन इस फॉर्म में दे दिया, पी क्या हुआ एस टी पी टी एक्स क्यू वाई वाई जेड डब्ल्यू। तो सबसे पहले आपको वही चीज़ लगानी है, लॉसलेस के लिए चेक करना है, ठीक है। इसको मर्ज करते जाएंगे, कॉमन एट्रीब्यूट को देखेंगे, फिर अगर कॉमन एट्रीब्यूट पहली चीज कॉमन एट्रीब्यूट किसी की सुपर की है, जैसे कि पी टी एक्स यहाँ पर कॉमन क्या है टी और पी, तो पी टी का क्लोजर निकालेंगे हम, पी से वाई एक्स आ गया, ठीक है, पी वाई एक्स यहाँ सर से आ गया। क्लोजर तो केवल PTX के ग्रुप से बनेगा ना सर? क्लोजर ग्रुप से, पी टी एक्स के ग्रुप से क्या मतलब? सर जो PTX जो ऊपर जो रिलेशन गिवन है, ये ऊपर जो डिपेंडेंसी गिवन है, जो जिसमें PTX आ रहा होगा उसी से तो बनेगा। PTX वाला रिलेशन तो ऊपर आ ही नहीं रहा किसी में। तो क्या हुआ? क्लोजर तो डियर एफडी से निकालेंगे ना हम। क्लोजर किससे निकालते हैं? सर क्लोजर क्लोजर तो से निकलेगा ना। सर कल बताया था कि जैसे आपने बताया था जिस दिन क्लास ली थी एफडी वाली, PTX जहाँ पे ऊपर जिसमें ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, जैसे PTX तीनों में ऊपर में कहीं नहीं आ रहा, जैसे PQ से X आ रहा है बट T नहीं आ रहा उसमें, P से YX आ रहा बट उसमें PT ये नहीं T नहीं आ रहा उसमें। डियर ऐसे तो कोई भी वो नहीं आएगा, एफ का सेट तो लेना ही पड़ेगा ना। थोड़ा मतलब क्या पता है जो मैंने बताया उस तरह से आपने समझा ना हो। मेरा ये बताने का मतलब था कि यहाँ पर जो एफडी है, वो अगर एफडी को हम डिफाइन करें, जब क्लोजर निकालते हैं तो क्लोजर में हम वो नहीं देखते हैं, क्लोजर के अंदर हम सिंपल एक ही एफडी देखेंगे हम। आपका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर कोई एफडी एग्जिस्ट नहीं करी तो इसका क्लोजर ही नहीं निकलेगा। क्लोजर तो एफ से ही निकलेगा ना डियर। यहाँ पर कौन सी एफडी एग्जिस्ट करेगी वो मैंने बताया था, पीटीएक्स के अंदर से ही एग्जिस्ट करेगी, इन चारों में से मैंने ये तो बताया सर वो था। तो कोई है ही नहीं। हाँ तो वो नहीं है तो एफडी तो हमें चेक ही नहीं करना है, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग थोड़ा ना कर रहे हैं हम यहाँ पर क्लोजर निकाल रहे हैं। तो पी क्लोजर किसका निकालेंगे हम? कॉमन एट्रीब्यूट का। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है? पीटी है, तो पीटी का क्लोजर निकालेंगे। अब पीटी का क्लोजर निकालेंगे तो इसकी एफडी में से देखेंगे, इसके एफडी में से देखेंगे हम, या एफ में से देखेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो भी रिलेशन दे रखा है उसका जो एफ सेट दे रखा है उसी से तो क्लोजर निकालेंगे ना हम। तो पीटी का ओके सर, वो क्लोजर, मैं कंफ्यूज हो गया सर, ठीक है समझ गया सर। हाँ तो पीटी का क्लोजर हम निकालेंगे पूरे एफ सेट से। तो पीटी का क्लोजर यहाँ पर पी और टी जिसका भी क्लोजर निकालते हैं पीटी तो आएगा ही आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ पी वाई एक्स आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। पी क्यू, यहाँ पर क्यू नहीं आया हुआ, फिर हम इस पे जाएंगे, यहाँ पर भी क्यू नहीं है ग्रुप के अंदर, वाई है, वाई से जेड डब्ल्यू आ जाएगा। फिर दोबारा देखेंगे क्यू आया हुआ है, यहाँ पर क्यू आया हुआ नहीं आया हुआ, पीटी के क्लोजर में क्या आ जाएगा? ये पूरा का पूरा आ जाएगा। अब यहाँ ये देखेंगे कि किसी ना किसी की सुपर की है या नहीं है, तो इसकी तो सुपर की नहीं है, क्यूएस नहीं है यहाँ पर, ठीक है, मगर ये रिलेशन को डिफाइन कर रहा है पीटी एक्स, पीटी भी आया हुआ है और एक्स भी आया हुआ है, तो इस रिलेशन को डिफाइन कर रहा है, तो ये सुपर की हो गई। इसको मर्ज कर देंगे, मर्ज करने के बाद फिर इससे कंबाइन कर देंगे, कंबाइन करते करते ये लॉसलेस आ जाएगा। करके देख लेना जिसका नहीं हुआ है, तो डाउट है तो आप पूछ सकते हो, दोबारा कराऊं मैं। और इसको जब आप करके देखोगे, करने की जरूरत ही नहीं है, ये डायरेक्टली लॉसी आ रहा है। कोई बता सकता है क्यों आ रहा है डायरेक्टली? जिसने भी ए आंसर बताया था, ये लॉसी क्यों आया था? ये आंसर का मतलब है D2 लॉसी है, लॉसी क्यों है? ये डायरेक्टली आंसर मिल रहा है हमें। सर क्योंकि TX जो है वो किसी में कॉमन नहीं है, मतलब कॉमन वेरी एट्रीब्यूट गुड, नहीं आ रहा है। वेरी गुड दीपांजलि।
tx जो है वो किसी भी टेबल के अंदर, जो ये टेबल दी हुई है ना, तो ये वाला देख लो, यहाँ पर इसको कंबाइन करोगे, q कॉमन है यहाँ पर, फिर जो रिजल्ट आ जाएगा पी क्यू एस वाई, फिर इसको कंबाइन करेंगे इसके साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा y कॉमन, ठीक है, तो रिजल्ट आ जाएगा पी क्यू एस वाई जेड डब्ल्यू। मगर इसके साथ इसको कंबाइन कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों ही tx इसमें नहीं है। जब हम कंबाइन ही नहीं कर पाएंगे, कॉमन एट्रीब्यूट ही नहीं होगा। तो कल मैंने बताया था जब कॉमन एट्रीब्यूट ना हो तो डेफिनेटली वो क्या होगा, लॉसी होगा। ये शायद किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि कॉमन एट्रीब्यूट होना जरूरी होगा, तो मैंने कहा था नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अगर कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है तो डायरेक्टली यू से लॉसी है। कॉमन एट्रीब्यूट है तो देयर में भी पॉसिबिलिटी वो लॉसी भी हो सकता है और लॉसलेस भी हो सकता है। दैट इज द सिंपल शॉर्टकट, ठीक है। तो D2 के लिए आपको चेक ही नहीं करना, आपको डायरेक्टली कह देना है लॉसी है। क्यों है? क्योंकि ये जो टेबल है tx ये किसी के साथ भी मर्ज नहीं होगी, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसलिए इसका करेक्ट है। ये रिसेंट पेपर जो आया हुआ है उसी का मैंने एग्जांपल दिया है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन कैसे भी बना दे, वो कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो बहुत इजीली आप क्वेश्चन को कर पाओगे। क्वेश्चन से घबराना नहीं है, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। गेट में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, क्वेश्चन बड़े होंगे, मगर कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है, माइंड में चीजें क्लियर है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? यस सर। गुड। तो आज के लिए मैं इतना ही करा रहा हूँ। आज थोड़ी छोटी क्लास ले लेते हैं, ठीक है। आज थोड़ा सा हेक्टिक रहा, काम ज़्यादा रहा, तो अभी भी एक काम पेंडिंग है मेरा, ठीक है। तो ये है कि आपका डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो गया है। ये टॉपिक विद सुटेबल एग्जांपल जितने हमने कर लिए थे, गेट के भी कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, जिससे कि हमारा कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। होपफुली थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको भी करनी होगी, प्रैक्टिस करोगे तभी ये क्वेश्चंस की गलतियां नहीं होगी। जिसकी भी एक आधी छोटी मोटी गलतियां हो रही है तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस जरूर करें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यही गलतियां कभी फाइनल एग्जाम में ना हो, मतलब गेट के एग्जाम में, तो वहां पर क्वेश्चन आते हुए भी अगर गलत होता है तो बड़ा दुख होता है आफ्टर एग्जाम, जब आपको पता चलता है कि यार मैंने, क्योंकि ये जनरली एग्जाम में गलतियां होती है, विदाउट प्रैक्टिस गलतियां होगी ही होगी। अगर एक दो क्वेश्चन भी गलत हो गए आते हुए तो रैंक जो है बहुत नीचे आ जाएगी। तो हमें रैंक नीचे नहीं लानी, स्कोर अच्छा लाना है, रैंक अच्छी आनी चाहिए। वो तभी आएगी जब प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि क्वेश्चन कोई भी हो आप सॉल्व कर पाओ करेक्ट वे में, 100% एक्यूरेसी के साथ, 0.001% भी माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है डियर। तो कल हम नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। ये पूरा फंक्शनल डिपेंडेंसी का जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया आपका, जो गेट में भले ही ना दे रखा हो, मगर नॉर्मलाइजेशन से पहले ये वाला पार्ट कंप्लीट करना होता है हमें। फिर हम अब नॉर्मलाइजेशन जो आपने आई थिंक सुनी भी होगी, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, सारी की सारी हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। कौन सी नॉर्मल फॉर्म कब लगती है, कौन सी नॉर्मल फॉर्म होनी चाहिए, ये नॉर्मल फॉर्म ये क्यों नहीं है, सारी की सारी जो आपने अभी तक बीटेक में पढ़ा है वो ऊपर से पढ़ा होगा डेफिनेशन, मगर हमें एग्जाम्पल से करना है कौन सी नॉर्मल फॉर्म है, ये कौन सी नॉर्मल फॉर्म नहीं है, ठीक है डियर। तो कल सेम टाइम पे 7:30 पे हम मिलेंगे और नॉर्मल फॉर्म स्टार्ट करेंगे। क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। ओके डियर, थैंक यू। गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड टेक नाइट केयर। सर।